स्पेन कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित देशों में से एक है। उसे मेडिकल संसाधनों और उपकरणों की सख्त ज़रूरत है, खासतौर से स्पेन के उन इलाकों में जहां पर कोविड-19 के संक्रमण के मामले सबसे ज़्यादा सामने आए हैं। लेकिन स्पेन की ये ज़रूरी मेडिकल संसाधन जुटाने की कोशिश में आड़े आ गई तुर्की की सरकार से उसकी तनातनी। इसका नतीजा ये हुआ कि स्पेन के 3 हेल्थ ट्रस्ट ने सैकड़ों वॉलंटियर्स की जो खेप खरीदी थी, उनसे लदे हुए जहाज़ों को तुर्की की सरकार ने अपने कब्ज़े में ले लिया। स्पेन के मीडिया ने अपनी सरकार के हवाले से तुर्की की इस करतूत को चोरी करार दिया। लगभग एक हफ्ते की खींचतान के बाद आखिरकार स्पेन अपने मेडिकल उपकरणों से लदे जहाज़ तुर्की के शिकंजे से छुड़ाने में सफल रहा। लेकिन ये घटना इस बात की ओर मिसाल है कि किस तरह कोरोना वायरस दुनिया के तमाम हिस्सों में कूटनीतिक तनाव को जन्म दे रहा है। ये सच है कि कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और चीन के बीच कूटनीतिक बयानबाजी को दुनिया भर में ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, खासतौर से जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर आरोप लगाया कि वो चीन के इशारे पर चल रहा है और अमेरिका अब विश्व स्वास्थ्य संगठन को दिया जाने वाला फंड रोकने पर विचार कर रहा है। लेकिन कोरोना वायरस के चलते कूटनीतिक तनाव की ये इकलौती मिसाल नहीं है। भले ही चीन पर ये आरोप लग रहे हैं कि उसने कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या छुपाई है, फिर भी कोविड-19 से जुड़े हर कूटनीतिक संघर्ष का ताल्लुक चीन से हो, ये भी ज़रूरी नहीं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल अफेयर्स की सोफिया गैस्टन ने बीबीसी से कहा कि इस महामारी के वक्त तमाम देशों से ये उम्मीद थी कि वो इसे साझा चुनौती मानकर आपस में सहयोग करेंगे ताकि इस संकट का मुकाबला कर सकें। पर हो ये रहा है कि तमाम देश अपने निजी हितों को तरजीह दे रहे हैं और सहयोग के बजाय एक दूसरे से होड़ में लग गए हैं। इस बात की एक मिसाल यूरोपीय देशों की एकता में पड़ी दरार भी है। जब इटली में कोविड-19 के संक्रमण के मामले तेज़ी से बढ़े, तो इटली ने अपने पड़ोसी देशों से अपील की कि वो मेडिकल संसाधन मुहैया कराने में उसकी मदद करें। लेकिन इटली के दो बड़े पड़ोसियों जर्मनी और फ्रांस ने अपने यहाँ से ऐसे उत्पादों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। यूरोपीय यूनियन के मुख्यालय ब्रसेल्स में इटली के राजदूत मॉरिजियो मसारी ने पॉलिटिको नाम की वेबसाइट में लिखा, निश्चित रूप से ये यूरोपीय एकता के लिए शुभ संकेत नहीं है। इटली के लोगों को जर्मनी की एक और करतूत से नाखुशी हुई है। एक प्रस्ताव आया था कि कोरोना वायरस की महामारी से सबसे अधिक प्रभावित देशों की मदद के लिए चंदा जुटाकर एक फंड बनाया जाए, लेकिन जर्मनी इसका विरोध करने वाले देशों में शामिल हो गया। जर्मनी के अलावा नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और फिनलैंड ने भी कोविड-19 प्रभावित देशों की मदद के लिए फंड जुटाने के इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध किया, जबकि स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, यूनान, आयरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया और लग्जमबर्ग ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इटली चीन की मास्क डिप्लोमेसी को समझने के लिए भी एक मिसाल है। अपनी सीमाओं के भीतर कोरोना वायरस का प्रकोप थामने के बाद अब चीन कई देशों को वो संसाधन मुहैया करा रहा है जो इस वायरस का प्रकोप थामने में मददगार साबित हो सकते हैं। चीन की ऐसी मदद रूस को भी मिल रही है। इसी तरह इटली को भी चीन ने मेडिकल उपकरण और टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई हैं। साथ ही साथ चीन ने अपने डॉक्टरों का एक दल भी इटली को भेजा है, जिन्हें इटली में हीरो की तरह देखा जा रहा है। इटली के सोशल मीडिया पर ग्रेजी चाइना या शुक्रिया चीन हैशटैग काफ़ी दिनों तक ट्रेंड करता रहा। गेसु एंतोनियो बाइज पैक्स टेकम नाम की एक कंसल्टेंसी फर्म के कार्यकारी निदेशक हैं। लंदन स्थित ये कंपनी कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय विकास के मुद्दों से जुड़ी सेवाएं देती है। बाइज कहते हैं कि चीन आज अमेरिका की ओर से खाली किए गए कूटनीतिक स्थान को इस वैश्विक संकट के दौरान भरने की धूर्त कोशिश कर रहा है। ये हालात इसलिए और बिगड़े हैं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2016 में सत्ता में आने के बाद से ही अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे हैं। वैसे भी देखें तो अमेरिका का रवैया किसी के साथ सहयोग का नहीं दिखता है। चीन के साथ तनातनी के अलावा ट्रंप सरकार ने पुराने सहयोगी जर्मनी को उस वक्त बहुत नाराज़ कर दिया जब उन्होंने एक जर्मन दवा कंपनी द्वारा विकसित किए जा रहे कोविड-19 के टीके के विशेषाधिकार हासिल करने की कोशिश की।
हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को भी चेतावनी दी थी कि अगर उसने मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के निर्यात पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाया तो अमेरिका भी भारत पर पलटवार करेगा, क्योंकि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को कोविड-19 के इलाज के लिए भी जांचा जा रहा है। बायस कहते हैं कि इस वैश्विक महामारी के संकट के दौरान अमेरिका ने एक कूटनीतिक महाशक्ति के तौर पर दखल नहीं दी है और इसी वजह से चीन को विश्व कूटनीति में अमेरिका के खाली किए गए स्थान को भरने का मौका मिल गया है। लेकिन चीन की मास्क कूटनीति की राह इतनी आसान भी नहीं है। इसकी एक मिसाल ब्राज़ील है। दुनिया के ज़्यादातर देश आमतौर पर यही मानते हैं कि चीन इस नए कोरोना वायरस के प्रकोप को सही समय पर सही तरीके से रोकने में नाकाम रहा। सोफिया गैस्टन कहती हैं कि इस कारण से चीन के प्रति कई देशों में नाराज़गी भी है। सोफिया गैस्टन एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहती हैं कि चीन अपने यहाँ कोविड-19 के संक्रमण के मामले छुपा रहा है। ब्रिटिश अधिकारियों ने भी चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों की संख्या पर सवाल उठाए हैं। सोफिया गैस्टन कहती हैं कि जिस समय चीन के कोविड-19 आंकड़ों पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, उस समय चीन का प्रचार तंत्र अपने देश की छवि बेहतर करने का अभियान चला रहा है। जैसे जैसे हम चीन में कोविड-19 के असल आंकड़ों के बारे में जानेंगे, वैसे वैसे दुनिया में चीन के प्रति नाराज़गी बढ़ेगी। कोरोना वायरस से निपटने के चीन के तौर तरीकों पर ब्राज़ील ने भी सवाल उठाए हैं। जब से ये महामारी फैली है, तब से ब्राज़ील और चीन के बीच कई बार तनातनी हो चुकी है। एक बार तो हालात इस स्तर पर पहुंच गए थे कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के करीबी अधिकारी और चीन के कूटनीति अधिकारी सोशल मीडिया पर खुलेआम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। इसकी सबसे हालिया घटना उस वक्त सामने आई जब ब्राज़ील के शिक्षा मंत्री अब्राहम वीनट्रॉब ने एक ट्वीट किया। चीन के अधिकारी अब्राहम के इस ट्वीट से इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने इसे नस्लवादी तक करार दे दिया। ब्राज़ील में चीन के दूतावास ने ट्वीट करके कहा, ऐसे बयान बेहुदा हैं और निंदनीय हैं क्योंकि इनमें एक नस्लवादी सोच दिखती है। चीन ब्राज़ील का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ब्राज़ील का 80% सोया चीन ही खरीदता है, जबकि ब्राज़ील के अधिकारी चीन से वेंटिलेटर और दूसरे स्वास्थ्य उपकरण हासिल करने में संघर्ष कर रहे हैं। इसी दौरान शिक्षा मंत्री अब्राहम वीनट्रॉप का ट्वीट आ गया, जिसने पहले से चल रहे तनाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया। बायस कहते हैं कि ऐसी मिसालों से साफ लगता है कि आज कूटनीतिक प्रयासों की दुनिया को पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। तमाम देशों को चाहिए कि वो आपसी संवाद करके एक दूसरे के प्रति भय को समाप्त करें। ब्राज़ील में चीन के दूतावास ने पुर्तगाली भाषा में जो ट्वीट किया था, उसका अर्थ था कि ऐसे बयान बेहुदा और निंदनीय हैं। इनमें नस्लवादी सोच साफ दिखती है। लेकिन इस वायरस के प्रकोप से पहले से चल रहे कूटनीतिक संघर्ष की आग और भड़क उठी है, जैसे कि लैटिन अमेरिका के दो पड़ोसी देशों कोलंबिया और वेनेजुएला के बीच। कोलंबिया की सरकार वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार को मान्यता नहीं देती है। वेनेजुएला से भागकर कोलंबिया जा रहे प्रवासियों की बड़ी संख्या को लेकर भी तनाव बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच तनातनी की हालिया मिसाल 1 अप्रैल को उस वक्त सामने आई जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान डुको को कोविड-19 की 2 टेस्टिंग मशीन देने का प्रस्ताव रखा। इससे पहले मीडिया में खबरें आई थीं कि कोलंबिया में टेस्ट करने वाली इकलौती मशीन खराब हो गई है। फिर भी वेनेजुएला के प्रस्ताव पर कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स बहुत नाराज़ हो गईं। डेल्सी ने ट्वीट किया कि इवान डॉक्यू की सरकार ने 2 टेस्टिंग मशीन देने के प्रेसिडेंट मादुरो के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ये कोलंबिया के राष्ट्रपति के उस बर्ताव की एक और मिसाल है कि वो कोलंबिया की जनता की ज़िंदगी और उनकी सेहत को कोई अहमियत नहीं देते हैं। 7 अप्रैल को एक रेडियो चैनल को दिए इंटरव्यू में कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान डॉक्यू ने कहा कि वेनेजुएला जो मशीनें हमें दे रहा था वो हमारे यहाँ उपलब्ध केमिकल और अन्य संसाधनों से मेल नहीं खाती। मध्य पूर्व की बात करें तो कतर और मिस्र के बीच कतर में फंसे मिस्र के नागरिकों के भविष्य को लेकर तनातनी बढ़ गई थी। कतर में इस वक्त मध्य पूर्व के देशों में कोरोना वायरस के सबसे अधिक मरीज हैं। कतर के अधिकारियों ने अल जज़ीरा चैनल को बताया कि मिस्र की सरकार ने उनके उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था जिसमें कतर ने एक विशेष विमान से अपने यहाँ फंसे मिस्र के नागरिकों को उनके देश भेजने का प्रस्ताव रखा था।
मिस्र उन अरब देशों में से एक है जिन्होंने 2017 के बाद से कतर से सभी राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे। कतर पर उन देशों ने आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने का इल्ज़ाम लगाया है। मास्क और लॉकडाउन के अलावा भी बहस के कई मुद्दे हैं। दुनिया के कई देशों के बीच केवल मास्क और लॉकडाउन को लेकर ही तनातनी नहीं चल रही है। 18 मार्च को यूरोपीय यूनियन की एक रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई कि रूस के प्रभाव में चल रहे मीडिया संस्थान कोविड-19 वायरस को लेकर पश्चिमी देशों की छवि बिगाड़ने का अभियान चला रहे हैं। रूस की सरकार के एक प्रवक्ता ने इन आरोपों को आधारहीन करार दिया। अगर दुनिया के तमाम देशों के बीच टकराव बढ़ रहा है तो कई रिपोर्ट में कुछ देशों के बीच महामारी के दौरान आपसी सामंजस्य देखने की तारीफ भी हो रही है। ओवरसीज़ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नाम के थिंक टैंक की रिसर्चर अनालिसा प्रिजॉन कहती हैं कि इस महामारी के संकट से देशों के बीच आपसी सहयोग के नए अवसर भी सामने आए हैं। वो कहती हैं कि इस संकट से एक बात साबित हो रही है कि विकसित देश ही हमेशा सही नहीं होते, वो हर मुद्दे के विशेषज्ञ नहीं हैं। अनालिसा कहती हैं कि जिस तरह चीन ने इस वायरस के प्रकोप को रोकने के अपने अनुभव से इटली की मदद की है, वो इस बात की एक और सटीक मिसाल है। लेकिन सोफिया गैस्टन अभी भी यही मानती हैं कि दुनिया के तमाम देशों के बीच इस महामारी से निपटने के लिए और सहयोग की ज़रूरत है। वो कहती हैं कि अभी तक सभी देश आपसी सहयोग बढ़ाने के अवसर गंवा रहे हैं। खासतौर से पश्चिमी देशों में राष्ट्रवाद और जनवादी आंदोलनों के दबाव में ऐसा हो रहा है, जबकि ये समय सहयोग की शक्ति को दिखाने का है। पर इसकी जगह ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं जो कई देशों के पहले से तनाव के शिकार संबंधों को और बिगाड़ रही हैं।